नमस्कार। दिल्ली के दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 5 फरवरी को दिल्ली में दिल्ली का मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार को चुनेगा और 8 फरवरी को नतीजे सामने होंगे। लेकिन इससे पहले हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और अपने अपने तरह से अगले 5 साल का जो विजन है, रोड मैप है, जनता के सामने रख रहा है। हालांकि अब कौन सी पार्टी का जो रोड मैप है वो जनता के दिल को छू पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। 8 फरवरी को हमारे सामने होगा। लेकिन इस बीच तैयारियों को लेकर किस तरह का जो लोगों का जनाधार मिल रहा है पार्टियों को, उसको भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग राजनेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में देखिए, आज बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे आज समझेंगे, विस्तार से जानेंगे कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का जो जनादेश है उसको लेकर ये लोग अब तक अपनी तैयारियों को कितना परख पाए हैं और जनता के मन को कितना टटोल पाए हैं। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से कांग्रेस का डाउनफॉल हम कहें शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले 15 साल एक अभूतपूर्व दिल्ली की जनता ने आपको जनादेश दिया है, लेकिन उसके बाद से ही ये बदलाव हम देख पा रहे हैं। 2025 के चुनाव में आप कितना बदलाव देख रहे हैं 2013, 2015 और 2020 के मुकाबले? माहौल बदला हुआ है। हालांकि 2 बार जो जीत करके आए तो लगा कि 3 बार भले कह दिया जाए, एक बार बहुत कम समय के लिए सरकार रही है, तो अब इस बार बदलाव दिख रहा है। और हमारे लोकतंत्र की एक खूबी है, कमी भी है, और लचीलापन है और डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन एक दूसरी तरफ लोग लोक लुभावन नारे में भी फंस जाते हैं और प्रचार तंत्र की भी अपनी ताकत होती, पैसे की ताकत होती। इस बार ज़्यादा पैसे की ताकत से आम आदमी पार्टी लड़ रही है। शराब घोटाले से पैसा निकाल करके गुजरात और गोवा में चुनाव लड़े। जल बोर्ड का घोटाला, पंजाब का पैसा काफ़ी आ रहा है यहाँ पर। पहले भी जब मैं देखता था कि जैसे किसी स्टेट में चुनाव लड़ने जाते थे तो रोड शो वगैरह में हजारों लोग दिखते थे, तो मुझे आश्चर्य होता था कि भाई अचानक कहाँ से पैदा हो जाते हैं जबकि इनकी एक्सिट भी नहीं है। तो पता लगा कि हजारों कार्यकर्ता पेड हैं जो भेजे जाते हैं और वहाँ के लोगों को भी पैसा दिया जाता है और इस तरह से माहौल बन जाता। तो जरूरी नहीं कि वास्तविक मांगों के आधार पर ही लोग चुने, ये जरूरी नहीं। बहुत कम लोग राजनीति में बहुत कम लोग बोलेंगे, लेकिन मेरी कमजोरी समझिए, मैं साफ साफ बोल देता हूँ जो दिखता है। अब मैं खास तौर से 2-3 हिस्से में इसकी चर्चा करूँगा। मैंने कोशिश किया कि दलित तो पिछड़ा समाज है, वो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़े, शिक्षा में भागीदारी और सरकारी नौकरियों में भागीदारी, सरकारी संसाधन में। लेकिन जब से मिस्टर केजरीवाल आए हैं सत्ता में, उनको दूर कर दिया। उदाहरण के तौर पर 2014 में सबसे बड़ा इनका लुभावना नारा था कि हम ठेकेदारी समाप्त करेंगे। उसमें भारी पैमाने पर डीटीसी के कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के जो एमसीडी में थे, जल बोर्ड के थे, और जो टेम्परेरी लगे थे, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, पीडब्ल्यूडी हो या आबकारी विभाग हो, लाखों लोग काम करते हैं। तो उनको ये लगा कि चलिए ठेकेदारी प्रथा खत्म होगा तो परमानेंट नौकरी मिलेगा। उल्टा और कर दिया, परमानेंट न करके बल्कि और ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो एक झूठ बोल करके एक वादा पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरा वादा, फिर तीसरा वादा, तो जनता उसमें फंस तो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि सब जनता साफ साफ ही देखती है।
अब मैं गिना सकता हूँ 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, 20 कॉलेज बनाने का, एक कॉलेज नहीं बना और एक स्कूल नहीं बना। गंगा में यमुना में डुबकी लगाने की बात किया, वो भी नहीं। गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, नौकरियां पक्की किया नहीं। कौन सा वादा इन्होंने किया था? यह भी कहते थे कि मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री नहीं बने तो इनसे पूछा जाता था कि केंद्र में सरकार तो आम आदमी पार्टी की नहीं है, तो मुख्यमंत्री क्या कर पाएगा लॉ एंड ऑर्डर पर? तो खुद कहा कि मुख्यमंत्री होता है और मुझे मुख्यमंत्री बनने दीजिए, जो शीला दीक्षित नहीं कर पाई मैं करके दिखाऊंगा, कैसे नहीं लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं ना। अब रोना आया था कि अब वही रोना, मूर्ख बनाना जनता को। कई बार जनता की याददाश्त बड़ी छोटी होती है कि क्या करें, पुलिस हमारे पास नहीं है। अरे उस समय क्यों कह दिया था जनता को कि पुलिस रहे या न रहे, मुख्यमंत्री चाहे तो काम कर सकता है। केंद्र ने काम नहीं करने दिया। आपने यमुना सफाई का मुद्दा, अभी जिस दिन मैनिफेस्टो जारी हुआ है तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि केंद्र की वजह से काम नहीं करने दिया, इस वजह से यमुना सफाई नहीं कर पाए हैं। कोरोना काल आ गया, इस वजह से सफाई नहीं कर पाए। एक मौका और दीजिए, यमुना साफ करके दिखाएंगे। नहीं, उसका क्या हुआ? जो ये कहा था जब वे सत्ता में नहीं थे कि मुख्यमंत्री चाहे तो क्राइम रोक सकता है, और ये सवाल उस समय भी पूछा गया था कि भाई पुलिस तो आपके पास रहेगी नहीं, तो भी कहा था। तो ये बड़े झूठे लोग हैं। और ये 6 साल शीला दी की सरकार थी, जब केंद्र में हमारी सरकार थी नहीं थी, तो भी तो काम हुआ ना। इसका जवाब दे सकते हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल। जब 6 साल की अवधि के लिए कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो भी तो शीला दीक्षित जी काम करके गई, चमका के गई। रोड बना, पुल बने, और RWA का कितना अच्छा काम हुआ। और ये कह सकते हैं कि एशियाड गेम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सब कुछ हुआ, और बेहतरीन स्कूल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने, तो भी तो वो भी तो इसी परिस्थिति में काम कर रही थी। ये केवल झूठे और बहाना। यानी आप कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में दिल्ली की जनता इस वक्त पिस रही है। ठीक है, मेरा अब अगला सवाल, क्योंकि आप दलितों की आवाज बनते हैं, आपकी ओर से हाल ही के समय में एक बयान भी दिया गया था कि आम आदमी पार्टी जो दलितों के साथ, बौद्धों के साथ, या तमाम जो इस तरह की जातियां हैं उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। मेरा इस पूरे संदर्भ में जुड़े हुए 2 सवाल रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, ऐसी कौन सी वजह है, क्योंकि दलितों के लिए स्कॉलरशिप की भी योजना का अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलितों के साथ, इस तरह के जो वर्ग हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी भेदभाव कर रही है, और कांग्रेस ऐसा क्या करेगी जो इन पार्टी के साथ भेदभाव नहीं? देखिए, मैं शुरू करता हूँ। इनका एक टीम केजरीवाल के 10 चेहरे हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं। उसमें न एक दलित है और न ही एक OBC है। यही है कि कितने दलित विरोधी हैं। दूसरी बात है कि जो अंबेडकर स्कॉलरशिप इन्होंने घोषणा की है, 2019-20 की स्कीम है, और कहते हैं कि पुरानी शराब नई बोतल में भरा। और उसमें हुआ यह था कि 5 लाख रुपए विदेश पढ़ने के लिए रखा गया था प्रावधान, तो 5 स्टूडेंट जा पाए, 25 लाख, और विज्ञापन कितना किया? 5 करोड़ का। तो क्या उत्थान हुआ? दूसरी बात है कि इनके ही एक मंत्री थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ी, उनसे इस्तीफा ले लिया। एक तरफ आप डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाते हो और दूसरी तरफ आप 22 प्रतिज्ञाओं से इतना घृणा करते। फिर तीसरी बात है कि पिछले महीने इन्होंने ग्रंथी और पुजारी को 18,000 रुपये महीना देने की घोषणा किया। यहाँ हजारों वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर हैं और बौद्ध विहार हैं। उनके पुजारियों के लिए क्यों नहीं उन्होंने घोषणा किया? एक बात है। दूसरी बात है कि चीफ मिनिस्टर तीर्थ यात्रा योजना है, वैष्णो देवी भेजते हैं मुफ्त में, जो 60 साल के ऊपर हैं, ट्रेनें भर के जाती हैं। और अयोध्या है, और आपका तिरुपति है, बालाजी है, कई जगहों पर। लेकिन जो दलितों बहुजनों के धाम हैं,
चाहे वो आप देख लीजिए बोध गया, सारनाथ और महू और दीक्षा भूमि, उनके साथ भेदभाव करते हैं। रविदास स्थली है, उनको नहीं करते।